Hello friends, I am Neha Jain on behalf of University of Technology. Today we are going to discuss fundamental of computers for upcoming basic computer vacancy. As you all are preparing for this exam, I am not going to teach you the subject. I am only giving you the directions for subject preparation. So let's start. Fundamentals of computer. The contents that we will be discussing in this PPT will be overview of computer system, input and output devices, pointing devices and scanner, representation of data processing, and concepts of files and its types. So first we will talk about what is the computer system. So we will have an overview of the computer system. As you all know कि सारे ही वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड इंफॉर्मेशन रिच है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक नेसेसिटी हो गई है कंप्यूटर्स को यूज करना। तो कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि आपसे इनपुट एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट को जनरेट करती है जिस भी फॉर्मेट में आपको उसकी जरूरत है। तो कंप्यूटर बेसिकली इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट्स एंड स्टोर्स डेटा इनपुट, processes the data input and generates the output in a required format. तो ये फंक्शन कैसे करता है? जैसे अगर हम इसको ब्रॉड सेंस में देखते हैं तो जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, स्टेप 1 है, ये सबसे पहले एज ए इनपुट डेटा को लेता है, उसको स्टोर करता है मेमोरी के अंदर और उनको जिस अकॉर्डिंग भी जरूरत होती है उस अकॉर्डिंग ये यूज करता है, फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये आउटपुट जनरेट करता है और कंट्रोल करता है ऑल अबव 4 स्टेप्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्टली इट टेक्स इनपुट, देन इट प्रोसेसेस इट, देन इट जनरेट्स एन आउटपुट। अब हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले बहुत सारी तरीके की इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड्स की। तो कीबोर्ड जो भी सब आप में, मुझे लगता है कि आप सभी फैमिलियर होंगे कि कीबोर्ड होता क्या है। कीबोर्ड एक बहुत ही सिंपल डिजाइन होती है जो कि एक टाइपराइटर की कीज का मॉडिफाइड वर्जन है। तो कीबोर्ड बहुत ही एसेंशियल इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर एक सिंपल डिवाइस कंप्राइजिंग ऑफ कीज, एक सिंपल डिवाइस होती है जिसके अंदर बहुत सारी कीज होती हैं और हर की पे एक अल्फाबेट डिनोटेड होता है जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होता है, नंबर कमांड्स होती हैं जो कि कंप्यूटर को हम जिससे टाइप करके इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स देते हैं कि हमें कंप्यूटर से क्या एक्शन परफॉर्म कराना है। अब हम बात करते हैं माउस की। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस भी डायरेक्शन में आप माउस को मूव करेंगे माउस पैड की तरफ, जहां पे भी एरो या आइकन पॉइंट कर रहा होगा वही फाइल आपकी, वही प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। माउस के अंदर 3 बटन्स होते हैं, टॉप बटन पे और एक ट्रैक बॉल होती है, अगर आप उस नीचे देखी होगी आपने, जो कि सेलेक्ट और मूव करने को माउस में हेल्प करती है। अगर आप लैपटॉप्स की बात करेंगे तो वहां पे टच पैड होता है जो कि माउस का रिप्लेसमेंट दिया हुआ होता है, वो भी हमें माउस के पॉइंटर को मूव करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। तो जॉयस्टिक के अंदर क्या होती है, एक बेस के ऊपर से एक स्टिक अटैच रहती है जिसको आप राइट लेफ्ट और मूव करके वीडियो गेम्स वगैरह में हम यूज करते हैं। तो जॉयस्टिक जो है वो एक एरोप्लेन में, अगर आपने देखा हो एरोप्लेन की तरह, एरोप्लेन में जो जॉयस्टिक होती है उसकी तरह ही वर्क करती है, जिसके आप ऑपरेट उसी तरीके से करते हैं। आप उसको जिस भी एंगल पे घुमाएंगे वो उसी एंगल पे मूव करता है। जो भी आपके वीडियो गेम में, अगर आपने कभी आप प्ले हाउस गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि जॉयस्टिक्स अटैच रहती है बहुत सारे वीडियो गेम से। अब लाइट पेन क्या होता है, ये लाइट सेंसिटिविटी होती है इसके अंदर। तो जो कंप्यूटर में, अगर आपने देखा हो कि हम नोटबुक वगैरह में, नोटपैड वगैरह में, टैबलेट वगैरह में लाइट पेन यूज करते हैं, तो ये वैन लाइक लुकिंग डिवाइस होती है जिसको हम डिवाइस की स्क्रीन पे डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। तो लाइट पेन वो इनपुट डिवाइस होती है। अब हम बात करेंगे माइक्रोफोन्स की। माइक्रोफोन्स क्या होते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट में जो भी साउंड को स्टोर करता है और उसके बाद उस साउंड को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि
वो साउंड को रिप्रोड्यूस कर सके, कनेक्ट कर सके एक एम्पलीफायर से। तभी तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो यूजिंग अ माइक्रोफोन इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। तो माइक्रोफोन आप सभी फैमिलियर है कि साउंड को एक डिजिटल फॉर्म में, एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आता है। अब स्कैनर क्या होता है? अब देखिए स्कैनर की बात करते हैं कि स्कैनर क्या होता है। तो स्कैनर एक वो डिवाइस होती है, अगर आपने कभी स्कैन किया हो तो आजकल तो ये प्रिंटर्स के अंदर ही इनबिल्ट आती है कि आप अपना डॉक्यूमेंट रख देते हैं और वो लाइट उस पे से फ्लैश करती है और वो पूरा का पूरा टेक्स्ट एज एन इनपुट आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। तो ये जो डिवाइस होती है ये इमेजेस को और टेक्स्ट को स्कैन करती करके एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और जहां पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए प्लेस करते हैं तो वो पूरे डॉक्यूमेंट पे जितना भी टेक्स्ट रिटन होता है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं बारकोड रीडर की। तो देखिए शॉपिंग पे आजकल हम सभी लोग जाते हैं, वहां पे एक, अगर मान लीजिए आप बिग बाजार में जा रहे हैं, आप कपड़ों की शॉपिंग के लिए या कोई भी प्रोडक्ट की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बारकोड एसोसिएट रहता है। तो वहां से ऑप्टिकल स्कैनर से वो लोग बारकोड रीड कर लेते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर भी होते हैं उनके पास। तो वो बारकोड क्या होता है वहां पे, उसमें क्या होता है, जब हैंड हेल्ड स्कैनर अगर हम बात करते हैं तो एक सोर्स ऑफ लाइट पास होता है उस बारकोड पे, और जरा सा भी हिलना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो इमेज का क्या डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो इससे बारकोड रीड हो जाते हैं और फिर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी आइकन्स, टेक्स्ट, इमेजेस जो भी स्क्रीन पे हम देखते हैं मॉनिटर की मदद से देख सकते हैं। अगर हमने कंप्यूटर से कोई भी कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देके उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करने को कहा है तो वो हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर क्या करता है, जो भी आउटपुट जनरेट हुआ होता है उसकी पिक्टोरियल या टेक्सचुअल कंटेंट को एक पेपर पे प्रिंट कर देता है। जैसे कि अगर हमें एक पूरी की पूरी बुक हमने लिखी है कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर पे हमने बुक लिखी है, तो उस एंटायर बुक को प्रिंट आउट निकालने के काम जो आता है वो प्रिंटर की मदद से ही होता है। बहुत ही तरीके के प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग प्रिंटर्स काम में लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीकर्स की। अगर आपको गाने सुनने होते हैं, अगर आपको मूवी वॉच करनी होती है, तो एक डिवाइस तो चाहिए ना जिससे आप साउंड को सुन सकें। तो जो भी साउंड आउटपुट आता है, साउंड आउटकम होता है कंप्यूटर का, वो हम स्पीकर्स की मदद से सुन सकते हैं। तो स्पीकर्स को हम कंप्यूटर सिस्टम से एज ए हार्डवेयर डिवाइस अटैच कर देते हैं। सेपरेटली भी कर सकते हैं और इनबिल्ट स्पीकर्स भी आते हैं कंप्यूटर में। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टर की। आप सभी ने देखा होगा कि मूवीज जो हम वॉच करते हैं कॉलेजेस में जब हम जाते हैं तो एक प्रोजेक्टर अटैच रहता है। तो ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जिससे कि इमेज या मूवी इमेजेस प्रोजेक्शन स्क्रीन पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ज्यादातर ऑडिटोरियम्स में या मूवी थिएटर्स में वीडियोस या लाइटनिंग के लिए ये काम में लिए जाते हैं। और हर प्रोजेक्टर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है जिससे कि वो इमेज या वीडियो जो भी है स्क्रीन पर वो सेम एज इट इज डिस्प्ले कर देता है। अब बात करते हैं हेडफोन्स की। जैसा कि स्पीकर परफॉर्म करते हैं वैसे ही हेडफोन्स परफॉर्म करते हैं। सिर्फ हेडफोन्स और स्पीकर्स में साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। स्पीकर्स की मदद से हम ओवर अ लार्ज एरिया को साउंड को सुन सकते हैं, और हेडफोन्स की मदद से हम सिर्फ एक ही पर्सन उनको, ज्यादा से ज्यादा 2 पर्सन उसको हेडफोन कनेक्ट करके अगर एक दूसरे के कान से यूज कर सकते हैं सुनने के लिए। और हेडफोन्स को हम हेडसेट भी कह लीजिए या ईयरफोन भी कह लीजिए। अब हम बात करेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस की कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती है। तो एक जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है वो भी इनपुट डिवाइस होती है। बेसिकली ये पॉइंटर को कंट्रोल करने के काम आती है। जैसे कि माउस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमें कोई भी फाइल ओपन करनी है तो हम माउस का जो पॉइंटर है, माउस को उसी डायरेक्शन में मूव करके माउस के पॉइंटर्स की मदद से वो फाइल ओपन कर सकते हैं। तो पॉइंटर किस काम आते हैं? कंप्यूटर को सिग्नल, पॉइंटिंग डिवाइसेस किस काम आती हैं? कंप्यूटर को सिग्नल्स भेजने के काम आती हैं। कोई भी आइटम हमें स्क्रीन पे सेलेक्ट करना हो, कोई भी कमांड हमें सेलेक्ट करनी हो, या हमें ग्राफ ड्रॉ करने हो, तो जो बहुत कॉमन टाइप की पॉइंटिंग डिवाइस है वो है माउस। कंप्यूटर में जो माउस अटैच होता है, या आप लैपटॉप की बात करें तो जो टच पैड अटैच होता है। आजकल तो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में आप देखते हैं सबसे जो कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है वो है आपका फिंगर, क्योंकि सब कुछ टच स्क्रीन हो गया है। तो जैसे आप जो भी आइकन पे फिंगर पॉइंट करते हैं वही आइकन आपका ऑपरेट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी इमेज पे क्लिक किया है तो वो ओपन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम, कितने टाइप की पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। तो ऐसे तो बहुत ही तरीके की पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है, पर जो कुछ मैंने यहाँ लिस्ट की है वो है माउस, ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, जॉय स्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटाइजर या फिर ग्राफिक
टैबलेट। अब हम बात करेंगे कि माउस को क्यों पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि माउस इज कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस क्योंकि ये हमें अलाउ करता है कि हम माउस के कर्सर को मूव करके जिस पे भी पॉइंट करेंगे वो फंक्शन, जो भी उसका फंक्शन होगा, अगर हमें फाइल ओपन करनी है या फाइल क्लोज करनी है, वही परफॉर्म हो जाएगा। अब क्यों पॉइंटिंग डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है? भाई पॉइंटिंग डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस इसलिए कहा जाता है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस सिर्फ कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड करने के काम आती है, उनमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होती है, इसी वजह से उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस की, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर, जैसा कि आपको पहले भी जॉयस्टिक एक्सप्लेन की है मैंने इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत, तो जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जॉयस्टिक के साथ स्फेरिकल बॉल अटैच्ड है बॉटम और टॉप एंड्स पे, तो सॉकेट में जो लोअर स्फेरिकल बॉल स्लाइड्स भी हैं, तो इसी की मदद से आप जॉयस्टिक को 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो जिस भी मेन्यू को आपको सेलेक्ट करना है, आपको उस पे लाइट पेन की हेल्प से टिक करना है और लाइट पेन उसको सेलेक्ट कर देगा। तो जब भी टिप ऑफ अ लाइट पेन मूव होगी मॉनिटर स्क्रीन पे, तो while the pen button is pushed, the photo cell sensor eliminate आइडेंटिफाई कर लेता है स्क्रीन लोकेशन को और सीपीयू को एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। आइए अब हम बात करते हैं कि स्कैनर क्या होता है। तो अगर आप एक लेमैन की टर्म में बात करेंगे तो स्कैनर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को या पिक्चर्स को ट्रांसफॉर्म करती है एक डिजिटल फाइल फॉर्मेट में। अगर मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, आप चाहते हैं कि उसका जितना भी कंटेंट है वो डिजिटल फॉर्म में वो कंप्यूटर के अंदर आए, तो आप स्कैनर की मदद ले सकते हैं। आप उसको स्कैनर की जो भी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होती है वहां पे रख देंगे और जो लाइट फ्लैश होके उसको कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल फॉर्मेट में। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में तो ये एक इनपुट डिवाइसेस है जो कि इमेजेस और टेक्स्ट को जो भी पेपर पे होते हैं उनको स्कैन करने के, उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के काम आती हैं। अब स्कैनर काम कैसे करता है? सबसे पहले स्कैन की जाती पेपर को आप प्लेस करते हैं, उसके बाद स्कैनर जो होता है डिजिटल फाइल बनाता है, उसकी कंप्यूटर में उसको स्टोर करता है। उसी स्कैन डॉक्यूमेंट को आप व्यू कर सकते हैं या किसी को शेयर कर सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं या आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो जो स्कैनर की फंक्शनैलिटी है वो सिंपली रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के ऊपर बेस्ड है कि एक ब्राइट लाइट शाइन करती है डॉक्यूमेंट के ऊपर और उसको डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट कर देती है। अब कितने टाइप के स्कैनर होते हैं? तो बहुत टाइप के स्कैनर होते हैं। लार्ज फॉर्मेट स्कैनर्स की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं फ्लैट बेड और शीट फेड स्कैनर्स की, जो कि बहुत ही बिजनेस मशीन्स के अंदर यूज करते हैं, लेकिन ये वहां यूज किए जाते हैं जहां पे आपको कम डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं। अगर आपको लार्जर डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने होते हैं तो हम फ्लैट बेड या शीट फेड स्कैनर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारा बिजनेस ऐसा है कि जो लार्जर डॉक्यूमेंट्स के साथ वर्क करता है, जैसे कि आर्किटेक्चरल डिजाइन हो गई, पोस्टर्स हो गए, म्यूजिशियन के इलेक्ट्रॉनिक पियानो की तरह ये दिखता है, तो आगे चलते हैं हम। अब देखिए फ्लैट बेड और शीट फेड स्कैनर, क्योंकि पिछली वाली स्लाइड में हमने बात की थी जो लार्ज फॉर्मेट स्कैनर्स होते हैं, अब उसी को ग्रुप करके हम बात करें फ्लैट बेड और शीट फेड स्कैनर की। तो फ्लैट बेड स्कैनर क्या करता है? जो भी आपने देखे होंगे कंप्यूटर में, जो आपके ऑफिस में नॉर्मली या स्कूल्स वगैरह में रखे रहते हैं, कॉलेजेस में रखे रहते हैं, वो इमेज स्कैनिंग डिवाइसेस जो आप देखते हैं वहां पे उनको फ्लैट बेड स्कैनर दिखते हैं। ये बिल्कुल एक फोटोकॉपियर मशीन की तरह ही वर्क करते हैं कि आप जो भी पेज आपको फोटोकॉपी करना है आप उसको रख देंगे उसकी स्कैनिंग मशीन के ऊपर, और उसके बाद फ्लैट बेड स्कैनर जो है उसको कोई भी बुक का पेज होगा या कोई भी प्रिंट का पेज होगा वो उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अब हम बात करते हैं शीट फेड स्कैनर्स की। तो फ्लैट बेड स्कैनर्स बहुत ही आसान है, 1 पेज एट ए टाइम ये स्कैन करते हैं, लेकिन अगर हमें लॉन्गर डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, सो डूइंग 1 पेज एट ए टाइम, ये बहुत ही ज्यादा हरी में होता है। तो इवन वर्स यू आर पेइंग समवन्स वेजेस, और आपको बहुत सारे लोग भी एम्प्लॉय करने पड़ते हैं कि भाई आपको बहुत सारे पेजेस अगर स्कैन करने हैं, मल्टीपल पेजेस बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपके स्कैन होते हैं, तो आपको शीट फेड स्कैनर्स की यूज करनी चाहिए। इसके अंदर क्या होती है कि इनपुट ट्रे होती है जो कि होल्ड करती है बहुत सारे हैंडफुल ऑफ डजन्स ऑफ पेजेस, और आप उसमें फीड कर देते हैं एक साथ, और एक साथ बहुत सारे स्कैन हो जाते हैं उसके अंदर। अब हम बात करेंगे ड्रम स्कैनर की। ड्रम स्कैनर पीएमटी टेक्नोलॉजी को यूज करता है, जिसको हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कहते हैं। ये सीसीडी मतलब चार्ज कपल डिवाइस
नहीं यूज करता है जैसा कि हम फ्लैट बेड स्कैनर में यूज करते हैं। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो कि वैक्यूम ट्यूब होती है एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है लाइट की। तो ड्रम स्कैनर के अंदर क्या होता है, ये इमेज को एक ग्लास ट्यूब के ऊपर माउंट करते हैं। तो जैसे ही बीम ऑफ लाइट मूव अक्रॉस करती है इमेज के, तो वो रिफ्लेक्शन को पिक कर लेती है पीएमटी में और उसको प्रोसेस करती है। ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन देते हैं, जिससे कि अगर आपको डिटेल्ड और प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो ये आपको प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ये इतने पॉपुलर नहीं है जितना कि फ्लैट बेड स्कैनर्स पॉपुलर है। अब बात करते हैं हैंडहेल्ड स्कैनर्स की। तो अगर आपको छोटी बहुत ही हैंडहेल्ड स्कैनिंग, जैसे कि आपने मॉल्स में देखी होगी, कभी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो जो फ्लैट बेड और शीट फेड स्कैनर होते हैं वो उसमें आपको डॉक्यूमेंट को रखना पड़ता है उसके ऊपर, तब वो स्कैन करते हैं। लेकिन हैंडहेल्ड स्कैनर के अंतर्गत आपको सिर्फ वो जो स्कैनर है उसको ड्रैग करना होता है ओवर द डॉक्यूमेंट टू बी स्कैन। तो हैंडेड स्कैनर में क्या होता है कि आपका जो हैंड है वो स्टेडी होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी मूव करता है तो इट कैन लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ द इमेज। तो हैंडहेल्ड स्कैनर बारकोड रीड करने के लिए सबसे ज्यादा यूटिलाइज्ड स्कैनर है। बेसिकली शॉपिंग स्टोर्स में इसको यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। तो डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है कि हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे एक एप्रोप्रिएट फॉर्म के अंदर। तो जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है, अगर आप डेटा कलेक्शन भी आ जाता है, डेटा की प्रोसेसिंग भी आ जाती है। जैसे कि आजकल तो जो जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो कंप्यूटर्स के द्वारा ही की जाती है, जो कि बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। तो होता क्या है कि हम डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको जो भी आपको जिस भी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है आप उसको उसमें ट्रांसलेट कराते हैं। और फिर उसके बाद जैसे कि आप ले लेते हैं एक्सेल फाइल से डेटा, टेक्स्ट फाइल से, ऑडियो क्लिप से, वीडियो क्लिप से। तो जो सबसे कॉमनली यूज टूल्स हैं डेटा प्रोसेसिंग के वो हैं क्यूबॉल, काउचडीबी, हडूप। सो आउटपुट जो जनरेट होता है वो चार्ट्स की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, टेबल्स, ग्राफ, इमेज या वेक्टर फाइल्स की फॉर्म में। डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में डेटा चाहिए और आपने किस सॉफ्टवेयर से डेटा जनरेट करवाया है। सो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि आप रॉ डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर्स डेटा प्रोसेसिंग में हमारी मदद करते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन की। तो डेटा कलेक्शन क्या होता है? जो प्राइमरी स्टेज है डेटा प्रोसेसिंग की वो है सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना। डेटा को किसी सोर्स से कलेक्ट करना, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो डेटा लेक्स हो। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, हाँ ये बात एक और है कि डेटा जो भी हम कलेक्ट करें वो प्रॉपर होना चाहिए कि हम उस पर रिलाई कर सके, हम उस पर विश्वास कर सके। तो ये तो कि हमने कि डेटा कलेक्ट करने के बाद, डेटा कलेक्शन की बात। अब हम आते हैं डेटा प्रिपरेशन पे, जिसको हम प्री प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो इसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, जो यूजलेस डेटा होता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता, हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। और जो बेस्ट डेटा होता है, जो हमारे प्रॉपर यूज का होता है, हम उसको, बेसिकली डेटा की क्लिनजिंग होती है इसमें, कि अभी ये डेटा हमारा काम का नहीं है, इसको हटाना है, और ये इतना इतना डेटा हमारा काम का है तो हमको इसको रखना है। तो दैट इज नोन एज प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, विच इज ऑल्सो नोन एज डेटा प्रेपरेशन। ओके, अब हम बात करते हैं डेटा इनपुट की। अब जो भी हमारा प्रिपेयर डेटा है, जो भी हमने अपने काम का डेटा अपने पास रख लिया है, उसको ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, सीआरएम, जैसे कि सेल्स फोर्स यूज करके, या डेटा सेल्स फोर्स तो आजकल बहुत पॉपुलर है ही, आप लोग सभी उससे फैमिलियर होंगे आई होप। तो उसके अंदर भी यही होता है कि डेटा को एज एन इनपुट लेते हैं और उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर, अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अब बात आती है प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग क्या होती है? जब भी हम कोई डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको मशीन को फीड करेंगे, तो मशीन ही तो उस डेटा को प्रोसेस करेगी अपने एल्गोरिदम लगा के। सो प्रोसेसेस बहुत अलग अलग तरीके होते हैं कि कौन सा डेटा प्रोसेस हो रहा है, कौन कौन सी डिवाइसेस उससे कनेक्ट हैं, क्या उसका यूज है, मेडिसिनल यूज है, कोई कस्टमर की यूज है, या कोई हमें एडवर्टाइजिंग पैटर्न जानना है, कोई मार्केट रिसर्च है। इन सब पे हमारी डेटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। अब हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की, कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। जो नॉन डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस डेटा को आप वीडियोस में, ग्राफ्स में, इमेजेस में, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और
सिर्फ इस डेटा को, इन ग्राफ्स को एनालाइज करके एक कंपनी के जो सीईओज होते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं, वो अपनी कोई भी प्रोजेक्ट को लेके अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि ठीक है, लास्ट 5 इयर्स के डेटा ये रहे हैं, तो अब हमें आगे की प्लानिंग इस तरीके से करनी होगी। अब हम बात करेंगे डेटा स्टोरेज की। जितना भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको भी स्टोर करना पड़ता है, जितना भी डेटा आपने प्रोसेस किया उसको भी स्टोर करना पड़ता है, फाइनल रिजल्ट्स को भी स्टोर करना पड़ता है। तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। Properly store data to be accessed easily and quickly by employees of an institution। जैसा कि आप स्लाइड में दे सकते हैं कि क्योंकि डेटा अगर मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन का है तो उसके एम्प्लॉयज उसको यूज करेंगे, तो वो इतना प्रॉपर स्टोर होना चाहिए कि जब भी जिस भी तरीके की जरूरत हो उसको वहां के एम्प्लॉयज क्विकली एफिशिएंटली एक्सेस कर सके, बिना किसी रुकावट के या बिना किसी एम्बिग्युइटी के, बिना किसी कंफ्यूजन के। अब कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट फाइल्स है डेटा प्रोसेसिंग के अंदर? सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन टेक्स्ट फाइल्स की। सो ये सबसे सिंपल फॉर्म है डेटा फाइल्स की, जो जैसे कि अगर हम नोटपैड की बात कर लें या हम वर्ड पैड की बात कर लें, तो ये प्लेन टेक्स्ट फाइल्स होती है जो जनरेट होती है। अब हम बात करेंगे स्प्रेडशीट की, जो हम एक्सेल में बनाते हैं, रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होती है, जिसके ऊपर हम सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्गेनाइज करना या कोई भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर सके। फिर तीसरी बात हम करते हैं चार्ट्स और ग्राफ्स की फॉर्म में। तो जो सबसे कॉमन फीचर है वो है ग्राफ्स और चार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी मैनेजमेंट ग्राफ्स और चार्ट्स की मदद से अपने आगे के डिसीजन आराम से ले सकता है, मैप्स या फिर इमेज फाइल की फॉर्म में, या फिर स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट जनरेट करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट फाइल्स है डेटा प्रोसेसिंग। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप की डेटा प्रोसेसिंग होती है। तो बैच प्रोसेसिंग है, रियल टाइम प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, टाइम शेयरिंग है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग की, तो इसमें क्या होता है, जो कलेक्शन होता है डेटा का और प्रोसेसिंग होती है वो बैचेस के अंदर होती है, जहां पे एक बैच के अंदर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा होता है। बेसिकली क्या होता है इसमें, अगर डेटा इतनी क्वांटिटी में, हम तो उसको बैचेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि पेरोल सिस्टम होता है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉइज है तो उनका जो पेरोल है वो फिर बैचेस में डिवाइड कर देंगे। वो बैचेस जो भी है वो ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड करता है, वो डिपार्टमेंट वाइज करना चाहे, वो ज्वाइनिंग डेट वाइज करना चाहे, ये टोटली ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। सेकेंडली हम बात करेंगे रियल टाइम प्रोसेसिंग की। अगर रियल टाइम प्रोसेसिंग है कि डेटा अभी आ रहा है और आपको अभी उसको प्रोसेस करना है, जैसे कि एटीएम से पैसे विड्रॉ करना या आप ऑनलाइन अपनी ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, उसको कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन प्रोसेसिंग की। ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है जब डेटा जैसी भी फॉर्मेट में अवेलेबल है अभी। अब इसमें क्या होता है, डेटा ऑटोमेटिकली सीपीयू में एंटर हो जाता है और इसमें डेटा कंटिन्यूअसली स्कैन होता रहता है। जैसे कि बारकोड स्कैनिंग की हमने बात की थी कि कंप्यूटर के अंदर जब हम एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो बारकोड स्कैन करता है और वो फीड होता रहता है कि ठीक है, ये वाला आइटम हमारा सेल हो गया है। अब हम बात करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग की। मल्टी प्रोसेसिंग हम सभी जानते हैं, एक टाइम पे बहुत सारी चीजों को प्रोसेस करना, जहां पे डेटा को छोटे छोटे फ्रेम्स में तोड़ दिया जाता है। और 2 CPUs, एक ही सिंगल कंप्यूटर के अंदर 2 CPUs होते हैं, वो सिंगल टाइम पे ही काम कर रहे होते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है मल्टी प्रोसेसिंग का। अब टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको डेटा को उनको अलॉट किया जाता है कि अभी आप प्रिंटर यूज कर सकते हो, अभी आप स्कैनर यूज कर सकते हो, अभी आप सीपीयू यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे यूजर्स जो क्यू में खड़े हैं डेटा को यूज करने के लिए, उनको एक्सेस दे दिया जाता है अलग अलग रिसोर्सेज का कि ठीक है, अगर अभी मान लीजिए एक टास्क को सीपीयू जिसपे काम कर रहा है उसको अगर प्रिंटर की जरूरत है पहले, तो सीपीयू प्रिंटर उसको अलोकेट कर देगा और फिर नेक्स्ट टास्क पे काम करना शुरू कर देगा। अदरवाइज सीपीयू तो आइडल बैठा रहेगा जब तक वो अपना प्रिंटर का काम या कोई भी इनपुट का काम करके आएगा। तो वहां पे टाइम शेयरिंग डेटा प्रोसेसिंग काम आती है। अब हम बात करेंगे फाइल्स की और इसके टाइप्स की कि फाइल होती क्या है। आप सभी लोग फाइल से बहुत ही फैमिलियर होंगे। अगर हम कोई मोबाइल में इमेज कैप्चर कर रहे हैं, वो इमेज भी एक फाइल है। अगर कोई पीडीएफ आ रही है, वो भी एक फाइल है। अगर कोई म्यूजिक फाइल आ रही है, वो भी एक फाइल है। तो फाइल होती क्या है? फाइल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के काम आती है। फाइल कंप्यूटर कह लीजिए या मोबाइल कह लीजिए, वैसे ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जैसे कि हम पुराने जमाने में लाइब्रेरी और ऑफिस में फाइल्स को स्टोर करते थे। तो फाइल है क्या? A file is a container in a computer system for storing information.
Files used in computers are similar in features to that of paper documents used in library and office files. अभी बहुत तरीके की फाइलें होती हैं, टेक्स्ट फाइल होती है, डेटा फाइल होती है, डायरेक्टरी होती है, बाइनरी, ग्राफिक, बहुत सारी तरीके की फाइल्स हो सकती है। और आप इनको स्टोर कहाँ कर सकते हैं? आप इनको सीडी ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि ऑप्टिकल ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं, या किसी भी अदर टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको अभी बताती हूँ, टेक्स्ट फाइल्स, डेटा फाइल्स, डायरेक्टरी के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा फाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। अब फाइल में क्या होता है कि एक फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं कि ये चीजें तो फाइल में होना बहुत जरूरी है, और वो क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले जो फाइल की प्रॉपर्टीज है, जो कॉमन है, बहुत सारी होती है जो कॉमन है, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगी। जैसे सबसे पहले है नेम। तो हर एक फाइल को एक यूनिक नेम दिया जाता है कि ह्यूमन उसको रिकॉग्नाइज कर ले, ओके ये मेरी फाइल है। कोई भी फाइल के एक फाइल मतलब दो फाइलों के एक नाम एक ही जो ड्राइव पे स्टोर है, एक ही फोल्डर में स्टोर है, नहीं हो सकते। अब आइडेंटिफायर, हर फाइल के साथ एक नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, एक यूनिक टैग अटैच्ड होता है। टाइप, अब भाई किस टाइप की फाइल है? अगर सॉन्ग्स की फाइल है, MP3 है, MP4 है। अगर डेटा की फाइल है तो .dat है। अगर मान लीजिए आप ये बाइनरी फाइल है, बाइनरी फॉर्मेट है, पिक्चर फाइल है, JPEG है या GIF है। तो टाइप ऑफ फाइल क्या है? साइज, कि कितने बाइट्स, कितने किलोबाइट्स, कितने KB, कितने MB, कितने मेगाबाइट्स की फाइल है या कितने गीगाबाइट्स की फाइल है। एक्सेस कंट्रोल, की कौन उस फाइल को रीड कर सकता है, या तो कोई सिर्फ रीड ही कर सकता है, हो सकता है कोई इसमें राइट भी कर सके। ये सब एक्सेस राइट्स होते हैं, अधिकार, कि एक फाइल को क्या सिर्फ आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, या उसको सिर्फ चला सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, या उसको डिलीट भी कर सकते हो। ये सब ऑथेंटिकेशन होते हैं। टाइम, डेट और यूजर आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि टाइम डेट मतलब कब, किस वक्त ये क्रिएट की गई थी, या किस लास्ट मॉडिफाई कब किया था, इसको डिलीट कब किया था, या इसको किसने क्रिएट किया था, किसने डिलीट किया था, किसने मॉडिफाई किया था। तो ये टाइम, डेट और यूजर आइडेंटिफिकेशन भी एक फाइल एट्रीब्यूट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या आप फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है, आप एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं उसको। आप उसमें कुछ लिख सकते हैं, मतलब राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसको डिलीट कर सकते हैं, आप उसको रीपोजिशन, मतलब उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, या आप उसको ट्रंकेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि हम क्रिएट, तो अगर डिस्क पे आपकी स्पेस है एक नई फाइल क्रिएट करने की, तो अगर आपको जरूरत है तो आप नई फाइल क्रिएट कर लेंगे, और जिस भी डायरेक्टरी में आपको स्टोर करना है, एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं, आप उसको कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। रीड फाइल्स, अगर आपको कभी भी कोई भी फाइल रीड करनी है, तो आप उस फाइल का नाम देखकर, जो भी अगर आपको याद है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको एक रीड पॉइंटर की जरूरत होगी कि वो फाइल कहाँ पे, किस स्पेसिफिक लोकेशन पे आपने रख रखी है। आप वहां जाइए, आप पॉइंटर लिख के जाइए, उसको ओपन कीजिए और रीड कीजिए। राइट फाइल, राइट पॉइंटर्स होते हैं फाइल के अंदर, कि आप मान लीजिए ये आपको किसी फाइल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करने है, या तो राइट का मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि आपने एक नई फाइल क्रिएट की है, आप उसमें कुछ राइट करना चाहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं रीपोजिशनिंग की। अब ये मान लीजिए कि रीपोजिशनिंग का ये मतलब होता है कि एक फाइल को आपने एक जगह पे स्टोर किया है, अगर आप उसको दूसरी जगह पे स्टोर करना चाहते हैं, तो आप एक फाइल के साथ रीपोजिशनिंग, उसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, उसकी सेव्ड लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। डिलीटिंग अ फाइल का मतलब होता है कि अगर एक फाइल आपको डिलीट करनी है, आप जिस भी इस डायरेक्टरी में वो स्टोर्ड, आप वहां जाएंगे, अगर आपको वो फाइल मिलती है तो यू कैन, अगर आपको डिलीट राइट भी है, आपके पास वो ऑथेंटिकेशन भी है, तो यू कैन डिलीट द फाइल, यू कैन फ्री द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट फाइल। ट्रंकेट फाइल, अब कभी कभी क्या होता है कि यूजर को फाइल डिलीट नहीं करनी है, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ही डिलीट करनी है, तो ये फाइल की लेंथ भी चेंज कर देगी। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं ट्रंकेटिंग अ फाइल। when we are making changes, when we are deleting some information from a file, it is known as truncation in a file. अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप की फाइल होती है। तो सबसे पहले फाइल्स के टाइप जान लेते हैं, वो हैं ऑर्डिनरी फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स, डिवाइस फाइल्स एंड फीफो फाइल्स। ऑर्डिनरी फाइल्स क्या होती है?
तो जो भी फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है, ऑर्डिनरी फाइल्स, ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के काम आती है, जैसे कि ग्राफिक्स स्टोर कर लिया, कोई इमेज स्टोर कर ली, जैसे कि हम पेंट में कोई पिक्चर बनाते हैं, कोई प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन बनाते हैं C++ के एडिटर्स के अंदर, या नोटपैड पे कोई फाइल स्टोर करते हैं, वर्ड में कोई फाइल स्टोर करते हैं, एक्सेल में, ये सारी ऑर्डिनरी फाइल्स होती है। अब आती है डायरेक्टरी फाइल्स की। डायरेक्टरी फाइल्स क्या होती है? डायरेक्टरी फाइल्स का ये मतलब होता है कि आपने एक फाइल को कहाँ स्टोर कर दिया है। जैसे कि एक साधारण शब्दों में हम बात करें तो आपने उसको C ड्राइव में स्टोर किया है, D में, E में, F में, जितनी भी कंप्यूटर पार्ट में आपकी हार्ड डिस्क डिवाइडेड है। फिर हम बात करते हैं डिवाइस फाइल्स की। डिवाइस फाइल्स वो स्पेशल फाइल्स होती हैं जिनमें ये क्या इसलिए क्रिएट की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ये एज ए मीडिएटर वर्क करती है ऑपरेटिंग सिस्टम में और हार्डवेयर के बीच। जैसे कि हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रिंटर के बीच, ऑपरेटिंग सिस्टम और स्कैनर के बीच, और सब डायरेक्टली /dev डिवाइस फाइल डायरेक्टरी में स्टोर करते हैं। अब हम बात करेंगे फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो जो है वो एक इनपुट आउटपुट चैनल है प्रोसेसेस के बीच में। तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है आपको कि ये किस ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मेंटेन करता है, कि अच्छा ये अगर रिक्वेस्ट मेरे पास पहले आई है तो आई हैव टू फर्स्ट वर्क ऑन दिस। प्रायोरिटी वगैरह की बात अलग है कि प्रायोरिटी क्या है, वो एक चीज अलग है। अगर हम सिंपल जो अभी फाइल सिस्टम की टाइप्स की बात कर रहे हैं उसमें फीफो है कि किस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई है मेरे पे और किस ऑर्डर में मुझे रिस्पॉन्स देना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है और आई होप आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। सो प्लीज मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, फॉर श्योर सक्सेस इन दिस एग्जाम प्लीज फॉलो दिस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिंक। मैं आशा करती हूँ कि आपको इनसे बहुत बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो वेरी मच।